हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MHI 106 एवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स इन इंडिया थ्रू द एजेस के प्रीवियस ईयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूरल एलीट्स इन मेडिवल नॉर्थ इंडिया। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि मेडिवल नॉर्थ इंडिया के रूरल एलीट्स कौन थे, उनका सामाजिक और आर्थिक रोल क्या था और उनका रियासत के साथ क्या संबंध था। हमें उनके कॉम्पोजिशन, पावर और उनके गांव के समाज पर प्रभाव के बारे में लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मेडिवल नॉर्थ इंडिया में रूरल एलीट्स उन लोगों को कहा जाता था जो गांव के समाज और अर्थव्यवस्था पर अपना कब्जा रखते थे। ये लोग जमीन, उत्पादन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल रखते थे। इनमें जमींदार, चीफ्टन, मुखिया और कभी कभी धार्मिक नेता भी शामिल थे। ये लोग रियासत और किसानों के बीच एक ब्रिज का काम करते थे। समय के साथ इनका रोल बदलता गया, अर्ली मेडिवल से लेकर मुगल पीरियड तक। मेन बॉडी। 1. कॉम्पोजिशन ऑफ रूरल एलीट्स। रूरल एलीट्स में जमींदार, राजा, चीफ्टन, विलेज हेडमैन, मुखिया, पटेल जैसे लोग शामिल थे। ये लोग टैक्स कलेक्ट करते, कानून व्यवस्था बनाए रखते और अपने इलाके की सुरक्षा करते थे। कई जगह ये ट्राइबल चीफ्स के वनसाज़ जो बाद में स्टेट सिस्टम में शामिल हो गए। उदाहरण, राजस्थान और मध्य भारत के राजपूत चीफ्टन्स मुगल और दिल्ली सल्तनत के साथ मिलकर अपना लोकल रूल मेंटेन करते थे। 2. रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड रूरल एलीट्स। स्टेट को अपना रेवेन्यू सिस्टम चलने के लिए रूरल एलीट्स की जरूरत होती थी। मुगल पीरियड में जमींदार को हेरेडिटरी इंटरमीडियरी माना गया जो टैक्स कलेक्शन और कानून व्यवस्था के जिम्मेदार थे। ये लोग गांव के लोगों और रियासत के बीच संपर्क का माध्यम थे। बदले में स्टेट उन्हें लीगल रिकॉग्निशन और प्रिविलेजेस देती थी। उदाहरण, अकबर के अकबरी में जमींदारों के अलग अलग कैटेगरीज का जिक्र मिलता है जो रेवेन्यू सिस्टम में काम करते थे। 3. इकोनॉमिक और सोशल रोल। रूरल एलीट्स के पास जमीन होती थी जहां वो किसानों से खेती करवाते थे। इन्हें फसल और रेवेन्यू का हिस्सा मिलता था, इससे उनका इकोनॉमिक स्टेटस मजबूत होता था। सामाजिक तौर पर ये लोग धार्मिक और सामाजिक इंस्टीट्यूशंस जैसे मंदिर और मदरसा को पैट्रोनाइज करते थे। गांव के डिस्प्यूट्स और समस्याओं को सुलझाने में भी इनका रोल इंपॉर्टेंट था। उदाहरण, बेंगल और अवध के जमींदार इरिगेशन, रोड और फेस्टिवल्स में पैसा लगाते थे, जिससे उनका सामाजिक प्रभाव और बढ़ता गया। 4. ट्रांसफॉर्मेशन ओवर टाइम। अर्ली मेडिवल समय में ये एलीट्स अपने छोटे छोटे टेरिटरीज में स्वतंत्र थे। इस्लामिक रूल के आने के बाद ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का हिस्सा बन गए। लेट मेडिवल पीरियड तक ये लोग सेंट्रल पावर के कंट्रोल में आ गए, पर उनका लोकल प्रभाव बना रहा। मुगल पीरियड में जब एग्रीकल्चर और इकोनॉमी ज्यादा कमर्शियल हुआ, तब इनका वेल्थ और इम्पोर्टेंस और बढ़ गया। कंक्लूजन। मेडिवल नॉर्थ इंडिया के रूरल एलीट्स गांव के समाज का मेन बेस थे। इन्होंने रियासत और आम लोगों के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाया। इनका पावर जमीन, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा पर आधारित था। समय के साथ उनका रोल बदला, पर उनकी अहमियत कभी कम नहीं हुई। उन्होंने मेडिवल इंडिया के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को स्थिर बनाए रखा। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Question 7. How do B.D. Chattopadhyay and Norman Ziegler view the Rajput classes and confederacies in Western India? Elaborate. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि हिस्टोरियंस B.D. चट्टोपाध्याय और नॉर्मन जीगलर ने राजपूत क्लास और उनके कन्फेडरेसीज, अलायंसेस को वेस्टर्न इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझा। मतलब, दोनों ने राजपूत आइडेंटिटी, सोशल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल पावर के फॉर्मेशन पर क्या व्यूज दिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। राजपूत क्लासेज और उनके कन्फेडरेसीज का विकास इंडियन हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हिस्टोरियन B.D. चट्टोपाध्याय और नॉर्मन जीगलर ने इस टॉपिक पर अलग अलग पर्सपेक्टिव्स दिए हैं। चट्टोपाध्याय ने राजपूत आइडेंटिटी को एक सोशल प्रोसेस के रूप में समझा, जबकि जीगलर ने उसे एक पॉलिटिकल और किनशिप बेस्ड सिस्टम के रूप में एक्सप्लेन किया।
दोनों के स्टडीज मिलकर ये दिखाते हैं कि राजपूत आइडेंटिटी एक हिस्टोरिकली कंस्ट्रक्टेड और रीजनली डाइवर्स फिनोमिनन थी। मेन बॉडी 1 बीडी चट्टोपाध्याय का दृष्टिकोण। राजपूत का उद्भव जन्म से नहीं, प्रोसेस से बनी आइडेंटिटी। चट्टोपाध्याय कहता है कि राजपूत एक जन्म से मिलने वाली कास्ट नहीं थी, बल्कि ये स्टेटस और पावर के जरिए ग्रेजुअली डेवलप हुई थी। 7th to 12th सेंचुरी सीई। राजनीतिक और सामाजिक उठान। लोकल चीफ्टन्स और वॉरियर्स ने जब लैंड और पॉलिटिकल पावर हासिल की, तब उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय के रूप में प्रोजेक्ट किया। ब्राह्मणिकल लेजिटिमेशन। राजपूत स्टेटस को स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने वैदिक रिचुअल्स और संस्कृताइजेशन का उस किया, जैसे राजसूया यज्ञ, गोत्र क्लेम्स, etc। रीजनल डाइवर्सिटी। चट्टोपाध्याय कहता है कि राजपूत आइडेंटिटी सब जगह सेम नहीं थी। हर रीजन, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में इसका फॉर्म अलग था। 2 नॉर्मन ज़ीगलर का दृष्टिकोण। राजपूत कन्फेडरेसीज, किनशिप और पॉलिटिकल अलायंसेस। ज़ीगलर के मुताबिक राजपूत समाज क्लैन बेस्ड कन्फेडरेसीज पर टिका था, जहां पर बिरादरी और कुला टाइज ने पॉलिटिकल यूनिटी बनाए रखी। बिरादरी और कुल का महत्व। राजपूत क्लान्स जैसे चौहान, राठौर और सिसोदिया अपने बिरादरी के रिश्ते के थ्रू एक पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रक्चर मेंटेन करते थे। डायनामिक अलायंसेस। ज़ीगलर कहता है कि राजपूत कन्फेडरेसीज फ्लेक्सिबल थी, अलायंसेस पॉलिटिकल फायदे और शादियों के जरिए बदलते रहते थे। उदाहरण, उसने कछवाहा कन्फेडरेसी एम्बर का एग्जाम्पल दिया, जहां किनशिप और पॉलिटिक्स दोनों मिलकर पावर एक्सपैंड करते थे। 3 तुलनात्मक विश्लेषण। चट्टोपाध्याय वर्सेस ज़ीगलर फोकस का अंतर। चट्टोपाध्याय ने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस किया, जबकि ज़ीगलर ने पॉलिटिकल और किनशिप नेटवर्क्स पर। मेथोडोलॉजी। चट्टोपाध्याय ने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और इंस्क्रिप्शंस का उस किया, जबकि ज़ीगलर ने एंथ्रोपोलॉजिकल और रीजनल डेटा का। दोनों का कॉमन पॉइंट। दोनों अग्री करते हैं कि राजपूत आइडेंटिटी बनाई गई थी, जन्म से नहीं आए। पावर, लैंड और रिचुअल ने मिलकर इसे शेप दिया। 4 व्यवस्थित अर्थ और प्रभाव। फ्यूडल सिस्टम का समझना। इन दोनों के व्यूज से समझ आता है कि मेडिवल इंडिया का फ्यूडल स्ट्रक्चर कैसे काम करता था, जहां राजपूत चीफ्स एक सेंट्रल रोल में थे। संस्कृति और परंपरा। राजपूतों का वैल्यू और लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट बाद में राजस्थान के लिटरेचर और हिस्ट्री का इंटीग्रल पार्ट बन गया। कंक्लूजन। बीडी चट्टोपाध्याय और नॉर्मन ज़ीगलर दोनों ने राजपूत आइडेंटिटी और पॉलिटी के विकास को अलग दृष्टिकोण से समझाया, पर दोनों के आइडियाज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। चट्टोपाध्याय ने राजपूत को सोशली इवॉल्व क्लास के रूप में देखा, जबकि ज़ीगलर ने उन्हें किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल पावर्स के रूप में समझा। दोनों मिलकर ये दिखाते हैं कि राजपूत आइडेंटिटी एक डायनामिक और हिस्टोरिकल क्रिएशन थी। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. Discuss caste in the context of colonial India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि ब्रिटिश रूल के दौरान भारत के कास्ट सिस्टम में क्या बदलाव आए। हमें बताना है कि ब्रिटिश ने कास्ट को कैसे समझा, उन्होंने अपनी पॉलिसीज जैसे सेंसस, एजुकेशन और रिफॉर्म्स के जरिए कास्ट को कैसे बदला, और इसका समाज पर क्या असर पड़ा। आंसर। इंट्रोडक्शन। कास्ट सिस्टम हमारे इंडियन सोसाइटी का एक पुराना और गहरा हिस्सा रहा है। जब ब्रिटिश इंडिया आए, उन्होंने कास्ट को अपनी वेस्टर्न सोच के हिसाब से समझा और क्लासिफाई किया। इस प्रोसेस में कास्ट सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग दोनों में बड़े बदलाव आए। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न एजुकेशन और रिफॉर्म मूवमेंट्स ने कास्ट के डायनामिक्स को पूरी तरह बदल दिया। कॉलोनियल पीरियड ने एक नए तरीके से कास्ट को समझने का मौका दिया, जहां ट्रेडिशन और मॉडर्निटी दोनों टकराए। मेन बॉडी। 1 ब्रिटिश परसेप्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट। ब्रिटिश लोगों ने कास्ट को एक रिजिड और अनचेंजेबल सिस्टम के रूप में देखा, जबकि प्री कॉलोनियल इंडिया में ये इतना सख्त नहीं था। 1871 से शुरू हुए सेंससेस ने कास्ट को गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बना दिया। 1901 के सेंसस H. रिजली के अंडर ने कास्ट को हायरार्की और ऑक्यूपेशन के बेसिस पर डिवाइड किया, जिससे कास्ट और भी फॉर्मल बन गई। इससे कास्ट आइडेंटिटी और मजबूत हो गई और समाज और ज्यादा डिवाइड हुआ। 2 कास्ट और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। ब्रिटिश ने कास्ट को गवर्नेंस का एक टूल बना लिया। आर्मी और ब्यूरोक्रेसी में रिक्रूटमेंट कास्ट बेस्ड कैटेगरीज पर होती थी, जैसे मार्शल रेसेस और नॉन मार्शल रेसेस। जमींदारी और लैंड पॉलिसीज ने अपर कास्ट्स को और पावरफुल बना दिया।
डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ने कास्ट के डिफरेंसेस को और गहरा किया। 3. वेस्टर्न एजुकेशन और मॉडर्नाइजेशन का असर। वेस्टर्न एजुकेशन ने इक्वालिटी, लिबर्टी और राइट्स के आइडियाज को इंट्रोड्यूस किया, जिससे ट्रेडिशनल कास्ट हायरार्की चैलेंज हुई। लोअर कास्ट के एजुकेटेड लोग ब्राह्मणिकल सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने लगे। मिशनरी स्कूल्स ने लोअर कास्ट को एजुकेशन दी, जो पहले उनके लिए माना थी। अर्बनाइजेशन और नए प्रोफेशंस के कारण लोग कास्ट के बियॉन्ड जाकर सोशल मोबिलिटी अचीव करने लगे। 4. कास्ट और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। 19th सेंचुरी के रिफॉर्म मूवमेंट्स जैसे ब्राह्मो समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट किया। रिफॉर्मर्स जैसे ज्योतिबा फूले, स्वामी विवेकानंदा और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कास्ट ऑपरेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। फूले ने सत्यशोधक समाज बनाया और अम्बेडकर ने दलित एम्पावरमेंट के लिए मूवमेंट चलाया। इन मूवमेंट्स ने अप्रेस्ड कम्युनिटीज में सेल्फ रिस्पेक्ट और इक्वालिटी की सोच जगाई। 5. कॉलोनियल स्टडीज और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने कास्ट पर डिटेल स्टडीज लिखी, जिससे कास्ट एक पॉलिटिकल और लीगल कैटेगरी बन गई। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट दिया। कॉलोनियल लेगेसी ने कास्ट को एक रिजिड सोशल आइडेंटिटी के रूप में दिखाया, जो आज भी पॉलिटिक्स और सोसाइटी पर असर डालती है। कंक्लूजन। कॉलोनियल पीरियड ने कास्ट सिस्टम को एक नई शेप दी। ब्रिटिश पॉलिसीज ने कास्ट डिविजन्स को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, लेकिन एजुकेशन और रिफॉर्म मूवमेंट्स ने इक्वालिटी और जस्टिस की सोच जगाई। इस दौरान कास्ट सिस्टम एक तरफ स्ट्रांग हुआ तो दूसरी तरफ चैलेंज भी हुआ। यह पीरियड इंडिया के सोशल जस्टिस मूवमेंट्स के लिए बेस बना। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 9. What were the main concerns of the socio-religious reform movements of the 19th century? Elaborate. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि 19th सेंचुरी के सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का मेन फोकस क्या था। हमें बताना है कि किस तरह रिफॉर्मर्स ने सामाजिक बुराइयों जैसे जाति भेद, महिला उत्पीड़न, अंधविश्वास और असमानता के खिलाफ लड़ाई की और मॉडर्न सोच को बढ़ावा दिया। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स और उनके योगदान का जिक्र भी करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। 19th सेंचुरी भारत में सामाजिक परिवर्तन का दौर था। इस समय कई रिफॉर्म मूवमेंट्स शुरू हुए जो समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ खड़े हुए। राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंदा, दयानंद सरस्वती जैसे रिफॉर्मर्स ने समाज को सुधारने और नए विचारों को बढ़ावा देने का काम किया। इनका मेन फोकस था एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, कास्ट सिस्टम और अंधविश्वास को दूर करना। यह मूवमेंट्स ने मॉडर्न भारत की सोच को जन्म दिया। मेन बॉडी। 1. महिलाओं की स्थिति और सामाजिक सुधार। इन मूवमेंट्स का सबसे बड़ा फोकस था महिलाओं की स्थिति को सुधारना। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के खिलाफ संघर्ष करके 1829 में उससे बैन करवाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज के लिए कैंपेन चलाया और 1856 का विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ। महिला शिक्षा पर भी जोर दिया गया, जिससे लड़कियों के लिए स्कूल्स खुले। 2. जाति प्रथा और अनटचेबिलिटी के खिलाफ संघर्ष। कई रिफॉर्मर्स ने जाति भेद और अनटचेबिलिटी के विरुद्ध आवाज उठाए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के जरिए सभी जातियों में समानता का संदेश दिया। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने लोअर कास्ट के लोगों के लिए शिक्षा और न्याय की लड़ाई लड़ी। नारायण गुरु ने कहा, एक जाति, एक धर्म, एक भगवान सबके लिए। 3. धार्मिक सुधार और तर्कवाद। रिफॉर्मर्स ने धर्म को तर्क और नैतिकता के आधार पर समझाने की कोशिश की। ब्राह्मो समाज ने मूर्ति पूजा और जाति भेद को निराश्रित किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने यूनिवर्सल ब्रदरहुड का संदेश दिया। स्वामी विवेकानंदा ने प्रैक्टिकल वेदांता और देश सेवा पर जोर दिया। 4. शिक्षा और नैतिक उठान। एजुकेशन को सामाजिक बदलाव का सबसे बड़ा हथियार माना गया। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की ताकि मुस्लिम समाज मॉडर्न शिक्षा ले सके। फूले दंपति ने महिलाओं और दलितों के लिए स्कूल शुरू किए। इनका एम था एक जागरूक, पढ़ी लिखी और संवेदनशील समाज बनाना। 5. राष्ट्रीय चेतना और आधुनिक सोच। इन मूवमेंट्स ने भारत में नेशनल कॉन्शियसनेस जगाए। समानता, शिक्षा और सुधार के जरिए उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन तैयार किया। इन्होंने परंपरा और मॉडर्न वैल्यूज का मेल करके एक नए भारत की नींव रखी। कंक्लूजन। 19th सेंचुरी के सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ने भारत के समाज को नए दिशा दी।
रिफॉर्मर्स ने बुराइयों को मिटाने, महिलाओं को सशक्त करने और शिक्षा और समानता को बढ़ावा देने का काम किया। इनका सपना था एक न्यायप्रिय, पढ़ी लिखी और संवेदनशील समाज बनाना। आज भी उनके विचार हमारे लिए प्रेरणा है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 10. Comment on the social structures of Northeast India during the colonial rule. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स को कैसे बदला। हमें प्री कॉलोनियल ट्राइबल सोसाइटी, ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इनके समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। नॉर्थ ईस्ट इंडिया अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी और ट्राइबल ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता है। कॉलोनियल पीरियड के पहले यहाँ के लोग मोस्टली ट्राइबल सोसाइटीज में रहते थे, जहाँ किनशिप और कम्युनिटी सिस्टम पर सब कुछ बेस्ड था। ब्रिटिश के आने के बाद उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड पॉलिसी और मिशनरी एक्टिविटीज के जरिए इन सोसाइटीज को बहुत बदल दिया। इससे उनका सामाजिक और आर्थिक जीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। मेन बॉडी 1. प्री कॉलोनियल ट्राइबल सोसाइटी। ब्रिटिश रूल से पहले नॉर्थ ईस्ट के लोग जैसे नागास, मिजोस, खासीज और गरोस अपनी लोकल ट्राइबल सिस्टम्स में रहते थे। ये सोसाइटीज एगैलिटेरियन थी, मतलब सबको बराबर अधिकार मिलता था और लैंड का ओनरशिप कम्युनिटी के पास होता था। इनका इकोनॉमी मेनली जूम कल्टीवेशन और बाटर सिस्टम पर बेस्ड था। ट्राइब और क्लैन के हिसाब से सोशल आइडेंटिटी तय होती थी। 2. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशंस। ब्रिटिश ने 1826 के ट्रीटी ऑफ यंडाबो के बाद असम पर कंट्रोल लिया और धीरे धीरे पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपने रूल में लाया। उन्होंने एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज बनाए, जिससे ट्राइबल रीजन्स को अलग रखा गया। ब्रिटिश ने कई चीफ्स और हेडमैन को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर ट्रेडिशनल सेल्फ रूल को वीकन कर दिया। कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी के आने से लोकल काउंसिल्स और ट्राइबल अथॉरिटी कमजोर पड़ गई। 3. लैंड और इकोनॉमिक चेंजेस। ब्रिटिश ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिससे कम्युनिटी ओनरशिप खत्म होने लगा। टी प्लांटेशंस, टिम्बर और ऑयल इंडस्ट्री के लिए माइग्रेंट्स लाए गए, जिससे लोकल लोगों का कंट्रोल कम हुआ। ट्रेडिशनल जूम फार्मिंग पे रिस्ट्रिक्शन आई और लोग वेज लेबर पर डिपेंड होने लगे। फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर ब्रिटिश कंट्रोल होने से लोकल इकोनॉमी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। 4. क्रिश्चियन मिशनरीज और एजुकेशन का रोल। मिशनरीज ने एजुकेशन और क्रिश्चियनिटी के जरिए नए आइडियाज और वैल्यूज लाए। इससे लिटरेसी बढ़ी और कुछ सोशल रिफॉर्म्स आए, लेकिन ट्रेडिशनल कस्टम्स में भी डिवाइड हुआ। क्रिश्चियनिटी के इन्फ्लुएंस से वीमेन को एजुकेशन और सोशल स्टेटस मिला, जो पहले लिमिटेड था। समाज में नए मॉडर्न वैल्यूज आने लगे, पर पुरानी ट्रेडिशंस कमजोर पड़ गई। 5. सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और रेजिस्टेंस। कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट कई ट्राइबल अपराइजिंग्स हुए, जैसे कुकी रिबेलियन 1917-19 और नागास और मिजोस के आंदोलन। इन चेंजेस के चलते नए एथनिक और पॉलिटिकल आइडेंटिटीज डेवलप हुई। ब्रिटिश पीरियड के दौरान एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण मॉडर्न सोच भी आई, लेकिन एलियनेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़े। ये सब चेंजेस आज के नॉर्थ ईस्ट के सोशल और पॉलिटिकल सेटअप को इन्फ्लुएंस करते हैं। कंक्लूजन। कॉलोनियल रूल ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम को बदल दिया। कम्युनिटी बेस्ड स्ट्रक्चर खत्म हुआ, इकोनॉमी और कल्चर पर ब्रिटिश कंट्रोल आ गया। कुछ मॉडर्नाइजेशन भी हुई, पर ट्राइबल ऑटोनॉमी और आइडेंटिटी पर नेगेटिव असर पड़ा। यह कॉलोनियल लेगेसी आज तक रीजन के सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।